हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम आईजेएसओ का जो पॉलिनोमियल टॉपिक कर रहे थे उसका नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने किसी भी एक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखा था। आज हम उसके ज़ीरोज़ निकालना सीखेंगे और उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन जो है उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, तो उसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ किया था, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो था उसका यूज़ किया था। लेट्स से मैं एक छोटा सा ही पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से कुछ ले लिया, x² + 5x प्लस कुछ भी ले लेते हैं अब, है ना। कितना ले लें, 6 ले लेते हैं। ठीक है, सही है। अब देखो, मैं इसको फैक्टराइज कर सकता था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो फैक्टराइज करने के बाद मुझे मिलते हैं ये दो फैक्टर, x + 2 × x + 3। ठीक है, ये दो फैक्टर मुझे मिल जाते। अब मुझे अगर पूछा जाए कि बताओ इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, मतलब मुझे यही तो चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल कब 0 के इक्वल बन जाएगा। सही है, ये कब 0 के इक्वल बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको मान लूँगा कि ये कभी 0 बनता होगा। तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आएगा, ऐसा हमने देखा। अगर आ गया तो काम हो जाएगा। तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो पूरा 0 बन जाएगा, ये बात मैं समझता हूँ, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर x + 2 की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा 0 बन जाएगा। समझ गए। तो मैंने यहाँ से देखा कि x की वैल्यू अगर -2 हुई तो ये पूरा 0 बनेगा। सिमिलरली यहाँ से देखूंगा तो अगर ये वाला पार्ट 0 हुआ तो भी मेरा काम हो ही जाएगा, है ना। हमें यही तो चेक करना है कि ये कब 0 बनेगा। तो इन दो वैल्यूज़ पर ये पॉलिनोमियल 0 बनता है। ठीक है, इन दो वैल्यूज़ पर ये पॉलिनोमियल 0 बनता है। तो ये दो वैल्यू -2 और -3 जो हैं ये इसके ज़ीरोज़ कहलाएंगे। समझ गए क्या, क्लियर है। तो ज़ीरोज़ हम इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड, तो उसके जो ज़ीरोज़ होंगे और कोफिशिएंट होंगे, लेट्स से ax² + bx + c, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके दो ज़ीरोज़ आएंगे। होता क्या है, जब भी आप कोई पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ की बात करते हैं तो उसकी जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उसके उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं, है ना। उसके उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं, कुछ रियल होते हैं और कुछ इमेजिनरी होते हैं, लेकिन होते टोटल जितनी डिग्री है उतने ही ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर तो मुझे दोनों ही ज़ीरोज़ जो हैं वो रियल नंबर में मिल गए थे, तो दो ज़ीरोज़ आ गए, 2 डिग्री थी इसकी। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो, तो इस तरीके से इसके दो ज़ीरोज़ होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं इसके ज़ीरोज़ हैं। सही है, ऐसा मैंने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं। और अगर अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, इसका क्या मतलब है कि x की एक वैल्यू अल्फ़ा आई होगी और दूसरी वैल्यू बीटा आई होगी। सही बात है। ठीक, तो अब देखो समझना बात को, अगर x की वैल्यू अल्फ़ा आई थी यानी x - अल्फ़ा को आपने 0 रखा होगा और x - बीटा को आपने 0 रखा होगा। दैट मीन्स आपका एक फैक्टर x - अल्फ़ा और दूसरा फैक्टर x - बीटा कुछ रहा होगा, है ना। उसी से ही तो, उसी को 0 रख के ही तो आपने ये चीज़ें की होंगी। सही है, तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि x - अल्फ़ा और x - बीटा ही हमारा पॉलिनोमियल है? क्या मैं ऐसा कह दूं, बताओ। क्योंकि ऐसा ही तो हुआ था यहाँ पर कि x + 2 × x + 3 ही का प्रोडक्ट ही तो हमारा पॉलिनोमियल था कि नहीं। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसा कि आप समझोगे अभी। अगर मैं एक पॉलिनोमियल ले लूँ दूसरा, दैट इज 2x² + 10x + 12, और मैं कहूँ आपसे कि चलो इसके ज़ीरोज़ निकाल के बताओ, तो आप इसके ज़ीरोज़ निकालने बैठोगे तो आप क्या कहोगे कि 24, तो 10 को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में ताकि 24 आ जाए, तो 6 और 4 कर सकते हैं। तो चलो 6x + 4x कर दिया,
तो ये क्या बनेगा, 2x कॉमन हो गया इसमें से, तो x प्लस 3 बच गया। यहाँ 4 कॉमन है तो x प्लस 3 बच गया। अब इस पूरे में x प्लस 3 कॉमन है और यहाँ से 2x प्लस 4 कॉमन है, बच गया मतलब। ठीक है, अब आपको अगर चाहिए कि कब 0 के इक्वल होगा तो आप इसको 0 के इक्वल मान लो। तो इन दोनों में से कोई एक भी फैक्टर अगर 0 बनता है तो वो पूरा 0 बन जाएगा, यानी कि x प्लस 3 अगर 0 हुआ तो भी हमारा काम हो जाएगा, या 2x प्लस 4 0 हुआ तो भी हमारा काम हो जाएगा। यानी x की वैल्यू यहाँ पर -3 आ सकती है, 0 होगा ये, और दूसरा यहाँ से x की वैल्यू -4/2 यानी कि -2, ये हमारा दूसरा 0 होगा। क्या मैं देख रहा हूँ कि इस पॉलिनोमियल के जो दो ज़ीरोज़ आए हैं, इस पॉलिनोमियल के जो दो ज़ीरोज़ आए हैं -2 और -3, और इस पॉलिनोमियल के जो दो ज़ीरोज़ आए हैं -3 और -2 सेम ही हैं क्या? तो मैंने ये देखा दो अलग अलग पॉलिनोमियल के सेम ज़ीरोज़ आ सकते हैं, है कि नहीं? दो अलग अलग पॉलिनोमियल के सेम ज़ीरोज़ आ सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि अगर किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ -2 और -3 हैं तो पॉलिनोमियल यही होगा? ऐसा कह सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। ये भी तो हो सकता है, कुछ और भी तो हो सकता है कि नहीं? मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे देख पा रहे हो आपने, मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके ज़ीरोज़ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि ये सेम ही चीज़ तो बना कर देगा। आप देखो ना, 2 कॉमन लोगे तो ये x² + 5x + 6 नहीं लिखा हुआ क्या? हाँ, है ना? और भाई ये जब 0 बनता होगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, क्योंकि 2 को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 2 × 0 0 ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो 2 की जगह 3 4 5 कुछ भी लिखा होता तो क्या फर्क पड़ता, है कि नहीं? मतलब अगर आप इस पॉलिनोमियल को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 को छोड़ के, है ना, 0 को छोड़ के, तो उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ भी यही दोनों रहेंगे। हाँ, है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा? फिर इसको मैं किसी कांस्टेंट यानी किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो भी उसके ज़ीरोज़ अल्फा और बीटा ही आएंगे। हाँ, है ना? ठीक है, अगर मैं इसको किसी k से मल्टीप्लाई करूं और k कोई भी रियल नंबर हो 0 को छोड़ के, तो भी इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या आएंगे? अल्फा और बीटा ही आएंगे। समझ में आ रही है क्या बात? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, आगे मल्टीप्लाई करते हैं मतलब। तो ये हो जाएगा k इंटू, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, है ना? बस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों को। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि ये जो चीज है ये हमारी कब हेल्प करेगा? व्हेन ज़ीरोज़ आर गिवन, व्हेन ज़ीरोज़ आर गिवन तो ये हमारा क्या है? दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रही है क्या बात? अगर हमें 0 दे दिया जाए, तो अगर हमसे कहा गया कि बताओ जरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो यही होगा। समझ गए? पर हम बात करने वाले हैं किसकी? रिलेशन की। तो देखो, मैं कह रहा हूं कि ये और ये पॉलिनोमियल दोनों सेम है भाई। मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये और ये पॉलिनोमियल दोनों सेम है। दो पॉलिनोमियल सेम कब होते हैं? जब उनके हर एक टर्म सेम हो। सही है, उनका हर एक टर्म सेम हो। तो अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ एक बार को, तो ये kx² - k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा x प्लस k टाइम्स अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। हाँ, है ना? ये हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर ऐसा ही है तो कंपेयर करें अगर हम चीज़ों को, भाई अगर हम कंपेयर करें दोनों पॉलिनोमियल को, तो दोनों सेम तभी होंगे जब इनका हर एक टर्म सेम हो, यानी x² का कोफिशिएंट दोनों में सेम हो। दैट मीन्स a और k सेम होने चाहिए। दूसरी बात, x का कोफिशिएंट वहाँ b है और यहाँ -k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा है, ये भी सेम होना चाहिए। और वहाँ
कांस्टेंट टर्म और यहाँ कांस्टेंट टर्म सेम होना चाहिए। सही है क्या बात? ठीक है, तो देखो अगर मैं इस a की वैल्यू जो कि k है, तो k की जगह यहाँ a रखने पर क्या मिलेगा मुझे? माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा, और इस a को इधर भेज दें तो ये माइनस b अपॉन a अल्फा प्लस बीटा बनेगा क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? तो मैंने ये देखा कि जो भी दो जीरोज आएंगे ना अपने, उनका सम ही तो है ये। हाँ या ना? उनका सम ही तो है ये। तो जीरोस का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के। और बी और ए क्या है? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है कि नहीं? बी क्या है? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है? सही है ये बात? कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो रेशियो होगा माइनस के साथ, वो जीरोस के सम के इक्वल आना चाहिए, और आएगा ही आएगा अगर चीजें सही हैं तो। समझ गए? ठीक, आगे देखें। इसी तरह अगर मैं यहां पर k की वैल्यू a रख दूं तो ये a इंटू अल्फा इंटू बीटा होगा, और इस a को अगर मैं नीचे भेज दूं तो ये c अपॉन a हो जाएगा, और ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। सही है क्या? अब मैं इसको एक बार देखूं तो क्या ये जीरोस का सम नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, प्रोडक्ट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, सॉरी, है ना? ये जीरोस का प्रोडक्ट नहीं है क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही तो है ये। ठीक है, और c और a मैं देख ही सकता हूं। a मुझे पता ही है क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो c क्या होगा? c है अपना कांस्टेंट टर्म। c क्या है? कांस्टेंट टर्म। और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के रेशो के बराबर होगा। ये रिलेशंस को मैंने समझा। क्लियर है? तो मैंने क्या चीजें समझी यहाँ पर? अगर अपने पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं, तो जीरोज का सम माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, जीरोज का प्रोडक्ट सी बाई ए के इक्वल होगा। और अगर अल्फा और बीटा दो जीरोज दिए जा रहे हैं और मुझसे कहा जा रहा है पॉलिनोमियल बताओ, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी सम ऑफ जीरोज ही तो है ये, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही तो है। ठीक है, इस तरीके से मैं ये चीजें कर सकता हूँ। कोई दिक्कत है? समझ गए बात को? ठीक है, हम चाहे तो इसको यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने रिजल्ट अभी अभी निकाला है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जीरोस का सम किसके इक्वल आना चाहिए था। जीरोस का जो सम है वो आना चाहिए था माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। और देखो इसमें b मतलब x का कोफिशिएंट कितना है? -5 है ना, और a कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। तो क्या ये दोनों सेम नहीं है? -5 और -5। दूसरी चीज भी देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम वेरीफाई कर देते हैं। -2 इंटू -3 जो कि 6 आ रहा है, और ये किसके इक्वल था? c बाई ए के। c कितना है? 6 कांस्टेंट टर्म अपॉन a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 6/1 6 ही तो हो गया। तो आप देख सकते हो अगर आपने चीजें सही की हैं तो ये रिलेशन हमेशा ट्रू होगा। समझ गए क्या बात को? कोई दिक्कत है? इन रिलेशंस को यूज करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो समझते हैं। देखो जैसे अपने पास ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है मुझसे कि भाई अल्फा और बीटा अगर जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। ठीक, तो आपको क्या करना है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो। क्या हो? 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो। क्लियर? ये समझना है। आप देखो अब क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है वो समझ लो। मुझे एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो। ठीक है, तो मैंने अभी अभी पढ़ा कि अगर कभी मुझे पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस जो भी जीरोज हैं उनका सम इंटू एक्स प्लस जो भी जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट। इस तरीके से मैं पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकता हूँ। क्लियर है? अब ये अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज हैं
ये हमें पता तो है नहीं, तो वो निकालनी पड़ेंगी। उसके लिए मैं जो पहले स्टेटमेंट दिया था उसका यूज करता हूं कि अल्फा और बीटा किसके जीरोज हैं, इसके। तो या तो मैं इसके जीरोज निकाल लूं, मतलब अल्फा और बीटा निकाल लूं, फिर यहां पुट कर लूं, या क्योंकि मैं अगर इसको देखूं, एक बार इसको देखो तो सही, आपको क्या चाहिए होगा इसमें, देखो एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा और ऊपर सम आ जाएगा उनका अल्फा प्लस बीटा एक तरीके से, और ये 1 अल्फा इंटू बीटा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ही तो चाहिए, जो कि क्या है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये तो हमने पढ़ा ही है ना। तो क्या मैं डायरेक्ट वो निकाल ना लूं इसमें से, हाँ है ना। देखो तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना हो जाएगा, यहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस ऑफ बी यानी एक्स का कोफिशिएंट दैट इज -7 अपॉन ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 6। कोई दिक्कत है इसमें, समझ गए बात। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 7/6। सिमिलरली मुझे अल्फा इंटू बीटा की भी जरूरत है और वो सी बाय ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी कांस्टेंट टर्म 2 ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, तो ये कट गया, अल्फा इंटू बीटा आ रहा है 1/3। बस इनकी वैल्यू यहां उठा के पटक दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या। तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 7/6 अपॉन अल्फा इंटू बीटा यानी 1/3 एक्स प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3। तो ये क्या होगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो ये हो गया 2 यानी 7/2x, और ये 3 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो और आगे बता सकते हो कि ये हो जाएगा k टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। ठीक है, और ये कितना था, 2 डिनोमिनेटर में था ना, तो आप इसको बाहर भी भेज सकते हो, क्योंकि k/2 भी तो कोई रियल नंबर ही होगा, k/2 भी तो कोई रियल नंबर ही होगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। तो ये भी वो पॉलिनोमियल आप कह सकते हो, अपॉन में 2 लगा के भी कह सकते हो और ऐसे भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने ही पढ़ा है कि अगर ये जीरोज हैं तो बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, कैसे यूज करेंगे चीजों का जो हमने अभी सीखा है, उसके लिए देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं वो समझना। देखो जरा, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो जीरोज हैं वो कैसे होने चाहिए। ठीक है, अब जीरोज निकालना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है अपने लिए। ठीक है, पर हमसे जो पूछा जाए उससे मतलब रखो ना कि दोनों जीरोज कैसे होने चाहिए। तो दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव, ठीक है, या दोनों बराबर, कुछ भी, है ना। ये चीजें हमें बताने को कहा गया है। तो भाई देखो समझो, मैं क्या करता हूं, मैं ये तो जानता हूं कि जो भी 2 जीरोज होंगे, है ना, लेट कर लो अल्फा और बीटा 2 जीरोज है, तो अल्फा और बीटा का सम कितना होगा, -b/a यानी कि कितना हो गया, माइनस का 99। सही है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, c/a, c कांस्टेंट टर्म, a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 127/1 तो 127 ही रहेगा। सही है भाई। अब यहां से आपको नोटिस करनी है चीजें कि अल्फा और बीटा 2 नंबर ही तो हैं एक तरीके से। भाई 2 नंबर्स का सम जो है वो नेगेटिव आता है, और 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होते तो सम भी पॉजिटिव आता, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आता। कुल मिला के मैंने यहाँ से ये नोटिस किया कि 2 नंबर का प्रोडक्ट कभी पॉजिटिव हो सकता है, तो वो तभी हो सकता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। सही है क्या बात।
दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी हो सकता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, और दो नंबर्स का सम नेगेटिव तभी हो सकता है जब दोनों पॉजिटिव नहीं हो, है कि नहीं? जब कोई एक नेगेटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, है ना, तभी उनका सम भी नेगेटिव आ सकता है, ठीक है ना। सही है। अब इसमें भी एक कंडीशन होती है कि भाई नेगेटिव सम तभी आएगा जब जो बड़ा नंबर है इन दोनों में से, है ना, वो नेगेटिव हो, लार्जर नंबर नेगेटिव हो। समझ गए क्या? तो भाई वैसे भी ये केस तो मुझे रिजेक्ट ही करना है, ये वाला केस तो वैसे भी मुझे रिजेक्ट करना है, क्योंकि मेरे को यहां से सीधा सीधा पता है या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का तो कोई चांस ही नहीं है। तो दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही चीज है कि दोनों नंबर नेगेटिव हो जाएं तो ही प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और सम नेगेटिव होगा। तो दोनों नेगेटिव मुझे ऑप्शन बी में मिलता है, तो ये अपना सही हो गया। समझ गए क्या बात? तो अगर मुझे ये चीजें पता है तो देखो कितनी आसानी से मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अल्फा और बीटा जीरोज रूट्स हैं। भाई रूट्स और जीरोज में सिर्फ इतना सा फर्क है, जीरोज जो है किसी पॉलिनोमियल के लिए होते हैं कि पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू जिस, है ना, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने से पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। और रूट्स होता है कि एक इक्वेशन जो कि ऑलरेडी जीरो के इक्वल दी गई है, उसमें वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे दोनों इक्वल आ जाए। मतलब एक तरीके का ही है कि x की वैल्यू ऐसी रखो कि ये जीरो के इक्वल आ जाए, क्योंकि उधर जीरो ही सेटिस्फाई कर जाए, है ना। तो बस इक्वेशन के सेंस में हम इसको रूट्स कह देते हैं, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, है ना। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, वो ये देखो, वो ये है कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा तो है ही, यहां पर 1/2 नहीं होगा, 1/3 होगा, है ना। बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा तो है ही, और यहां पर 1/3 होगा, ठीक है। ठीक है ना। सही है। कुल मिला के ये 1/2 की जगह 1/3 आना है, ठीक है। क्लियर है बात? सही है। और एक ऑप्शन में भी आप चेंज कर लो, क्योंकि आपको दिख जाएगा बाद में, चीजें समझ में आएंगी तब। देखो ये चीज मुझे फाइंड करनी है, ठीक है, ये चीज मुझे फाइंड करनी है, और मुझे अल्फा और बीटा इसके रूट्स दिए हैं, तो रिलेशन वही है अपने पास। तो रिलेशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना होता है? -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना आ रहा है? -b, यानी -5/a यानी 2, तो ये हो गया 5/2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा भी मैं निकाल ही सकता हूं, ठीक है, वो कितना होगा? c/a, दैट इज 16/2 यानी कि 8, यानी कि 8। तो ये चीजें भी हैं मेरे पास, सही है। अब देखो अपने को ये फाइंड करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। तो ये क्या बन रहा है, एक बारी देखो तो सही। ये बन रहा है अल्फा रेज़ टू पावर 2/3 और ये बीटा रेज़ टू पावर 1/3 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 2/3 अपॉन अल्फा रेज़ टू पावर 1/3, है कि नहीं। अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं तो ये अल्फा रेज़ टू पावर 1/3 एंड बीटा रेज़ टू पावर 1/3, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अल्फा रेज़ टू पावर 2/3 इंटू अल्फा रेज़ टू पावर 1/3 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा रेज़ टू पावर 2/3 इंटू बीटा रेज़ टू पावर 1/3। सही है क्या? कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो चीज बनी है ना, बेस सेम है, प्रोडक्ट है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 1/3 3/3 दैट इज 1, तो ये अल्फा ही बन गया और ये बीटा ही बन गया, है कि नहीं। तो ये अपना क्या बन गया?
अल्फा प्लस बीटा ही बन गया कुल मिला के, और नीचे दोनों पर पावर 1/3 है, तो आप चाहो तो पूरे को ऐसे लिख सकते हो, आया ना। अब अल्फा प्लस बीटा कितना था, 5/2, और अल्फा इंटू बीटा 8, तो रख दो यहाँ पर 5/2 अपॉन 8 रेज टू पावर 1/3, तो 8 रेज टू पावर 1/3 तो 2 ही होता है, ठीक है। तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 5/4 आ जाएगा, ठीक है, 5/4 आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पर इसको सही कर लेते। कोई दिक्कत है, समझ में आ गई बात। और देखो, अब हम बात करते हैं किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन क्या होता है, ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी चीजें होती हैं, उसको समझते हैं। देखो, लेट्स से अपने पास एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। अब क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसके जीरोज भी 3 होंगे, ठीक है। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज, ठीक है। ये हमारे क्या है, जीरोज है, सही है। तो अब देखो, अगर ये जीरोज हैं तो यानी कि x की एक वैल्यू अल्फा आई होगी, एक वैल्यू बीटा आई होगी, एक वैल्यू गामा आई होगी, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक के लिए समझा था। यानी x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 आपने एक बार रखा होगा, ये रखा होगा और ये भी रखा होगा। यानी कि मैं यहां से ये पता लगा पा रहा हूं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा और x माइनस गामा ये तीनों क्या हैं, फैक्टर रहे होंगे। पर इसी को मैं पॉलिनोमियल नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैंने समझा कि अगर इसको किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके जीरोस तब भी अल्फा बीटा गामा ही आएंगे। तो इसे मैं पॉलिनोमियल कह सकता हूं कि हाँ भाई, ये वो पॉलिनोमियल हो सकता है जिसके जीरोस अल्फा बीटा गामा है, सही है क्या। तो अगर कभी 3 जीरोस दिए जाएं और पॉलिनोमियल लिखना जाए तो वो कैसे लिखेंगे हम, वो समझो। बस इनको मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूं, है ना, डायरेक्ट। तो ये x वाले टर्म्स x क्यूब, ठीक है। फिर x स्क्वायर वाले टर्म मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर। फिर x वाले टर्म्स मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इस तरीके से आएंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा x, और फिर कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा बीटा गामा माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, सही है क्या। ये अपना वो पॉलिनोमियल है, ये अपना वो पॉलिनोमियल है जो कि जिसके जीरोस अल्फा बीटा गामा है, सही है। तो ये क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। जिसके जीरोस अल्फा बीटा गामा होंगे तो उसको पॉलिनोमियल अगर निकालने की जरूरत पड़ती है तो आप इस तरीके से पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हो, समझ गए बात को। और देखो, अब हम अगर कह रहे हैं कि यही वो पॉलिनोमियल है और पहले कह रहे थे कि नहीं पॉलिनोमियल तो ये है, तो ये दोनों सेम तभी होंगे जब इनके कोफिशिएंट्स भी सेम हो। तो कंपेयर करते हैं चीजों को, के से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा मैं, है ना, और फिर कंपेयर करूंगा तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। देखो जरा कि भाई ऑन कंपेयरिंग, देखो आप एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ के होगा, यहाँ ए होगा, ठीक है, के होगा और यहाँ ए होगा। फिर दूसरे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ बी है और यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ये के भी माइनस के साथ, ठीक है। तो ये होगा माइनस ऑफ के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और उधर बी, सही है, क्लियर। सिमिलरली
भाई यहाँ x का कोफिशिएंट c है और यहाँ k इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा होगा, ठीक है। यहाँ होगा k इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा और इधर c, और लास्ट में जो कांस्टेंट पार्ट है यहाँ d है और यहाँ माइनस के साथ k इंटू अल्फा बीटा गामा होगा, माइनस के साथ k इंटू अल्फा बीटा गामा होगा और इधर d होगा, ठीक है। सही है, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई k की जगह a यहाँ रखते ही ये नीचे आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना बनेगा, माइनस ऑफ b अपॉन ए, और यहाँ पर नीचे आएगा k की जगह a रखते ही तो अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा c अपॉन ए आएगा, और ये नीचे आएगा तो ये k की जगह a रखोगे तो माइनस के साथ माइनस d अपॉन ए आएगा, हाँ है ना। अब आप समझना, ये एक तरीके से इनके जीरोस का सम ही तो है और ये एक तरीके से इनके जीरोस का प्रोडक्ट ही तो है, और ये दो जीरोस को एक साथ लिया है मल्टीप्लाई कर करके फिर उन सबको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये आया है, तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है। ए बी सी आप जानते ही हो क्या है ना, ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सी एक्स का कोफिशिएंट है और डी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखने हैं, क्या कि तीनों जीरोस का सम माइनस बी बाय ए, दो जीरोस को एक साथ लें और उनको मल्टीप्लाई करें और फिर सबको ऐड कर दें, वो सी बाय ए के इक्वल है, और तीनों जीरोस का प्रोडक्ट माइनस डी बाय ए। क्लियर है। अब देखो इसको यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भाई अल्फा बीटा गामा जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो आपको तो इसकी वैल्यू बतानी है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो चलो कुछ रिलेशंस मुझे मिलते हैं वैसे तो, क्योंकि अगर अल्फा बीटा गामा जीरोस हैं तो कुछ रिलेशन मुझे डायरेक्ट मिलते हैं, जो कि क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए के, ठीक है। जो कि कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया है बी, बी क्या था, एक्स स्क्वायर का, क्योंकि हम ए बी सी डी ऐसे शुरू करते हैं, क्यूबिक की बात हो रही है, तो ए एक्स क्यूब का, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स और डी कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए होगा मुझे यहाँ बी, एक्स स्क्वायर तो यहाँ है ही नहीं यानी जीरो होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो जीरो आ गया ना भाई, सही बात है क्या, ठीक है। और देखो एक चीज दूसरा रिलेशन मिलता था अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा का, जो कि सी बाय ए होता था, और वो कितना आ रहा है, सी कितना है, सी होता है एक्स का कोफिशिएंट 7 अपॉन 1 यानी 7, और लास्ट अल्फा बीटा गामा जो कि माइनस ऑफ डी बाय ए होता है, और अल्फा बीटा गामा डी यानी कांस्टेंट पार्ट 8, तो माइनस 8 अपॉन 1 यानी माइनस ऑफ 8 ही आ गया। ये तीन चीजें मेरे पास हैं, इनका यूज करके ये फाइंड करना है, सही है। ये क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को एक आइडेंटिटी याद आई, क्यों, क्योंकि मैंने एक आइडेंटिटी में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब देखा है। तो आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, लेकिन उसके साथ माइनस 3abc भी हुआ करता था, है ना। वो क्या थी कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी आपको याद है हमने बात पढ़ी थी कि अगर ए बी सी का सम 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ही 3abc होता है, क्योंकि ये पूरा 0 बन जाएगा इधर, अब 3abc उधर चला जाएगा। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं देख सकता कि भाई अल्फा बीटा गामा का सम 0 है, आपको ए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब निकालना है, सेम ही तो बैठ रहा है बात, है ना। तो यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब को मैं 3 इंटू अल्फा बीटा गामा लिख सकता हूँ, और अल्फा बीटा गामा तो मेरे पास है ही -8।
तो 3 इंटू -8 कितना हो गया, -24। तो इस तरीके से मैं इन रिलेशंस को यूज कर सकता हूं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। आई होप ये जो भी रिलेशंस हमने पढ़े क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के, ये सभी आपको समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।